आज हम उस शख्सियत पे बात करने वाले हैं जो बंगाल की सबसे मासूम निहत्थी सताई हुई ना कि अपोजिशन से बल्कि अपने खुद के स्टेट के लोगों से, अपने खुद के स्टेट के विक्टिम से, अपने पीड़ितों से, उनके इंसाफ की गुहारों से। हाँ दोस्तों, ये और कोई नहीं बल्कि हमारी बेचारी बंगाल की चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सिविल मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, जिनके होते हुए बंगाल स्टेट में क्राइम रेट का चरखा बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हमारे आज के वीडियो का टॉपिक भी इसी पे है जो ऐसे कुछ क्राइम्स को दर्शाएगा। ममता ने 20 मई 2011 को सीएम पद की शपथ ली। अपनी जीत के बाद उन्होंने खुद को उस कुर्सी से ऐसा चिपकाया कि वो उसके लिए हर हद तक जाती हुई देखी गई, चाहे किसी का दिल जीतना हो या फिर दिल चीरना हो। ममता ने दोनों काम पे अपना हाथ बखूबी दिया। वैसे तो बंगाल में ऐसे कई सारे केस हैं, पर हम कुछ के ऊपर गौर करेंगे, जिसमें से हमारा पहला आता है बुडवान ब्लास्ट। 2 अक्टूबर 2014 को बुडवान के खागरागढ़ लोकेलिटी में एक रेंटेड हाउस के पहले फ्लोर पर पावरफुल बम एक्सीडेंटली फट गया। ये बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर टीएमसी का ऑफिस भी था। बम बनाने वाले 2 टेररिस्ट को इस ब्लास्ट में जानलेवा चोटों का सामना करना पड़ा। शुरू में वेस्ट बंगाल पुलिस ने इस केस की जांच की, लेकिन 10 अक्टूबर 2014 को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने इस केस को अपने हाथ में लिया। इन्वेस्टिगेशन ने यह रिवील किया कि जेएमबी जमात उल मुजाहिदीन एक प्लॉट प्लान कर रहा था ताकि अपने मेंबर्स को रेडिकलाइज, रिक्रूट और इंडिया और बांग्लादेश के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ टेररिज्म और वॉर चलाने के लिए ट्रेन करे। एनआईए ने बड़े पैमाने पर आईडीएस, एक्सप्लोजिव्स, हैंड ग्रेनेड्स और ट्रेनिंग फिल्म सीज किए। इन्वेस्टिगेशन में 33 लोगों को वेरियस क्राइम्स के लिए चार्ज किया गया, जिसमें से 31 को अरेस्ट किया गया। कोलकाता के एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 30 एक्यूज्ड को गिल्टी पाया और उन्हें अलग अलग टर्म्स की सजा दी। इसके बाद वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला किया और उन पर अक्टूबर 2 के बुडवान ब्लास्ट को स्टेज मैनेज करने का इल्जाम लगाया, जिसका मकसद राज्य में रायट शुरू करना था। ब्लास्ट के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW, जो कि इंडिया की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनको ब्लास्ट के पीछे का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये भी कहा कि 2 टेररिस्ट को मोदी सरकार ने उनको घर दिलाया और एक्सप्लोसिव बनाने की इजाजत दी। उनका कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सब पूजा के दौरान राइट शुरू करने के लिए किया। सोच सकते हैं कि जहां स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए सीरियस होना चाहिए, वहां पे ये इल्जाम लगाने के लिए लोगों को ढूंढ रही थी। बात ये भी नहीं आती ये आतंकवादी घुस कैसे जा रहे हैं इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होने के बावजूद। अगर पार हो भी गए तो इन्हें इंटरनली कौन मदद कर रहा था एक्सप्लोसिव बनाने के लिए। और ये दुर्गा पूजा के कुछ समय पहले की ही बात थी। ऐसे टाइम पे तो सिक्योरिटी और टाइट रहती है, तो फिर ये लोग कैसे एक्सप्लोसिव बना रहे थे, वो भी टीएमसी की बिल्डिंग में। तो यहाँ पे आप ही बताइए, क्या उंगली केंद्र सरकार पर उठनी चाहिए या हमारी खुद ममता पर हमारी ममता लोगों पर उंगली उठाने से पीछे नहीं हट रही थी इस समय पर भी। और ये तो सिर्फ एक केस था। उसके बाद आता है टीएमसी का एंटी हिंदू एजेंडा और शाहजहां शेख को क्लीन चिट। वेस्ट बंगाल के संदेश खली में हिंदू औरतों पर होने वाले अत्याचार ने देश को हिला दिया था। जब हिंदू औरतें शाहजहां शेख और उसके एडीज के द्वारा असल्ट, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और धमकियों का शिकार हो रही थी, उस समय चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने खुद को डेफनिंग साइलेंस रखकर अपने पार्टी लीडर शाहजहां शेख और उसके एडीज की बचाव की। ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख को क्लीन चिट दी और बीजेपी और आरएसएस को इस सब का जिम्मेदार ठहराया। साथ ही ममता बनर्जी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए ये कहा कि केंद्र सरकार ने तृणमूल के लोकल नेता शेख शाहजहां को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के जरिए निशाना बनाया। पहले उन्होंने एरिया में घुसकर शेख शाहजहां को ईडी के माध्यम से टारगेट किया, फिर लोगों को वहां बुलाकर टकराव शुरू कर दिए। संदेश खली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का बेस भी है। पहले भी वहां दंगे हो चुके हैं, ऐसा बनर्जी ने कहा। और इन सब के साथ साथ हर बार इलेक्शन का टाइम तो बंगाल का सबसे अच्छा होता है, जहां उंगली के साथ साथ लाठियों पे भी जोर होता है सरकार के जीत के पीछे। जितना टीएमसी के पोल बटन नहीं बजते, उससे ज्यादा वहां लाठियां बजती है उस दिन। ये सब तो फिर भी बीते केसेस हैं, पर इस बार जो कोलकाता में हुआ उसने वहां के लोगों की चुप्पी को भी चुप रहने नहीं दिया। 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल की फीमेल स्टूडेंट की बॉडी मिली। शुरू में कॉलेज ऑफिशियल्स और लोकल अथॉरिटीज ने इस केस को सुसाइड के रूप में देखा और तुरंत एविडेंस की कमी को वजह बनाया। लेकिन फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद पता चलता है कि स्टूडेंट के साथ फोर्स्ड असल्ट और उसका मर्डर किया गया था, जो इनिशियल सुसाइड क्लेम से बिल्कुल अलग था। संजय रॉय, जो कि इस संगीन जुर्म का अपराधी है, उस पे इन्वेस्टिगेशन चली। उसके एलिज्ड एक्शंस और कन्फेशन से केस का एक भयानक पिक्चर सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में रॉय को हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस पर भटकते हुए देखा गया। ये फुटेज और उसका पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कन्फेशन
दोनों उसकी इन्वॉल्वमेंट को कंफर्म करते हैं। ये डिटेल्स इंडिकेट करते हैं कि क्राइम के टाइम पे रॉय का हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था। लेकिन इन सब के बीच टीएमसी कांग्रेस की मुख्य ममता बनर्जी अपने आप को बिचारी और मासूम दिखाने में लगी हुई थी। अब ये असहाय मुख्यमंत्री खुद सड़क पर उतरकर न्याय की मांग करती हुई देखी गई। सोचिए, जो खुद बंगाल की होम मिनिस्टर हो, वो भी सड़कों पे आकर निहत्थियों जैसा ढोंग करने लगी। ऐसा हमारे देश में अक्सर होता है। ऐसे क्राइम करने वाले अपराधी को पकड़ने के बाद भी उसे जेल में रख के केस को एंटरटेन किया जाता है, जबकि अपराध साबित होने के बावजूद उसकी सजा में डिले लगाया जाता है। ना जाने ऐसे क्राइम कितने ना हो रहे होंगे इस देश में। क्या पता आज बंगाल में प्रोटेस्ट चालू है और वहीं कोई और अपराधी ऐसे अपराध को अंजाम दे रहा हो किसी दूसरे राज्य में। ऐसे में हमारी इंसानियत पे नहीं बल्कि हमारे लॉज और उसके पनिशमेंट की ढिलाई पर सवाल उठता है। जिस देश में खुद भगवान श्री कृष्ण कह गए अगर कोई मनुष्य अपराध करे तो उसके खिलाफ हथियार उठाने में झिझकना नहीं चाहिए, फिर वो चाहे कोई अपना हो या पराया। फिर हम एक गाल पे खा और दूसरा गाल दे जैसे सोच पर कब से निर्भर रहने लग गए। आप ही बताइए, क्या मेरा ये कहना गलत है या मैं सही हूँ अपने इस सोच से? बाकी सबका सवाल और जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ।